आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो एक क्लास 11th का चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले शुरू करने से पहले। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे बेसिक्स पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे। इसके बाद हम इसकी नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने ये क्यों लिखा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या हमारी बुक में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही भरी हुई है। और एक फैक्ट है कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब जो भी कार्बन के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम उनको एक साइड कर दें और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एक साइड कर दें तो कार्बन के कंपाउंड्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। इतने लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस अदर एलिमेंट, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा ही होता है। उसके साथ आप अदर एलिमेंट ऐड कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंपल्सरी। ये हमारे कंपल्सरी है, इन्हें याद रखिएगा। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये मुझसे गलती से लिख गया था, मैं इसे काट रहा हूँ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे आते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आता है BaCl2, बैरियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। बैरियम क्लोराइड मैंने एक एग्जांपल लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन भी हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं रखता, वो सारे के सारे हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन अगर उनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन आ जाए तो क्या करें? तो इनके भी और भी ज़्यादा क्लासिफिकेशन करी गई है। एक होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, दो तो हो गए, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। वैसे इसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये बहुत ईजी है, तो इसे बच्चा भी याद कर सकता है। मतलब जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो रखा हो, कार्बन की क्या हो रखी हो, प्रेजेंट हो रखा हो किसी भी कंपाउंड के अंदर। और दूसरा आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन इसका छोटा सा बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में ही बात करी जाए, और किसी एलिमेंट के लिए नहीं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है, ये नहीं कि होना ही चाहिए, हो सकता है, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसे मज़ेदार बनाते हैं। कार्बन ही क्यों ही कार्बन सिर्फ? क्योंकि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से आज वो हमारे यूनिक बन चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में क्या बन चुका है? बहुत ही ज़्यादा यूनिक। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक के लिए। एक है हमारी टेट्रा कोवैलेंसी, दूसरी है कैटनेशन। टेट्रा कोवैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मैं इसे समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, आप इसे अपने दिमाग में बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मैं लास्ट में लिख दूंगा। टेट्रा कोवैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, कोई सा भी एलिमेंट जो मतलब डोनेट ना करे और गेन भी ना करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी से ले भी नहीं और दे भी नहीं, दैट्स कॉल्ड टेट्रा कोवैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक गलती हुई है, कोवैलेंसी नहीं, वो कोवैलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोवैलेंसी क्यों लगाया? बिकॉज क्योंकि जो कार्बन जब भी किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड,
जिसकी वजह से मैंने इसको टेट्रा कोवैलेंसी लिखा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी आती है हमारी कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स कार्बन के एलिमेंट्स जब साथ में आते हैं, जैसे ये सी है, इसके साथ एक सी और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जब एक साथ आते हैं तो एक तरह से ये रिंग का निर्माण भी कर सकते हैं, चेन का भी निर्माण कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, या ब्रांच का निर्माण कर सकते हैं। ब्रांच क्या मतलब कि कार्बन को ऊपर लगा दी तो इसकी ब्रांच होगी, बस। तो ऐसे छोटे छोटे इसके सेम एलिमेंट जब साथ में आके एक बड़ी रिंग, चैन या ब्रांच का निर्माण करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हमारी कैटनेशन। याद रखिएगा, ये कैटनेशन हमारे इससे अगर पिछले चैप्टर में भी है, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं फिर भी। अब थोड़ा सा आगे चलते, पॉलीमराइजेशन भी है और आइसोमरिज्म भी है। वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं किसी और टॉपिक पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी जान लेते हैं हम अपनी बेसिक नॉलेज जो हमारी लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर। एनसीईआरटी की तरफ चल लेते हैं कि हमारे के सारे जो भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो कार्बन है, कार्बन को उसकी प्रॉपर्टीज से नहीं, उसके थोड़े वो हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि वो हमारे खाने में, फूड में कैसे, क्योंकि ग्लूकोज होता है हमारे खाने में, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन की एक परसेंटेज पाई जाती है, बॉडी के अंदर भी कार्बन की प्रेजेंस होती है, वैसे प्रेजेंस ऑफ कार्बन लिखना था, लिख दिया शॉर्ट में। और साथ ही साथ यह हमारी मेडिसिन्स में भी प्रयोग होता है, डाइज में भी प्रयोग होता है, फ्यूल्स में भी प्रयोग होता है, और हमारे प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स इसमें कार्बन की प्रेजेंस प्लांट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा एक, जिसका आज हम एक तरह से गलत प्रकार से उपयोग करते हैं, पॉलीथीन मतलब एक तरह प्लास्टिक में आप ले सकते हैं पॉलीथीन, ठीक है। इसमें कार्बन का उपयोग होता है, ये थीन जो है हमारे कार्बन है, इसके अंदर कार्बन का प्रयोग हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमने हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी सोच से भी पहले चालू हुई थी, करीब 1780, क्या पता इससे भी पहले चालू हो गई हो, लेकिन हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है 1780 में ये चालू हो गई थी हमारी साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हमारे वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक, इन दोनों में फ़र्क समझ लिया था, एक फ़र्क कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसी जगह पे एक हमारे बर्जीलियस, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसके लिए मेरे को क्षमा करना दोबारा, ठीक है। बर्जीलियस एक हमारे एक स्वीडिश के एक साइंटिस्ट है, जिसे हम एक केमिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने कहा था, एक वाइटल फोर्स की थ्योरी कही थी। वाइटल फोर्स की थ्योरी क्या है? एक वाइटल फोर्स की थ्योरी कही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना सिर्फ वाइटल फोर्स की थ्योरी कही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है, क्योंकि इसमें वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स का मतलब क्या था? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं हमें सिर्फ प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कि
हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे सराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं से प्राप्त होते हैं और बाकी से नहीं हो सकते। अब इनकी थ्योरी को किसने से गलत कहा था? वैसे तो 1780 की बात है, 1718 BC। अब इनकी थ्योरी को गलत साबित करने किसी माफ कर दीजिएगा, गलती हो जाती है सबसे। सो अब कहाँ थे हम? हम थे बर्जीलियस की थ्योरी को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया था। अब वो साइंटिस्ट कौन थे? हमारे फ्राइडरिच, वैसे तो वैज्ञानिक थे, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फ्राइडरिच वॉलर जी ने इनकी थ्योरी को ही गलत साबित कर दिया। कब? 1828 BC। थ्योरी को कैसे गलत साबित कर दिया? इन्होंने NH4CNO, ये एक अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम साइनेट लिखा हुआ है, जो भी हो। इन्होंने क्या करा? अमोनियम साइनाइड को हीट देकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करा, जिससे हमारे बर्जीलियस की थ्योरी गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, जिसका नाम था हमारा NH2CONH2। ये बिल्कुल भी सुना लग रहा है, लेकिन ये हमारा यूरिया है। यूरिया मतलब कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीशन पार्ट होता है, ये उसमें पाया जाता है, यूरिया, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें C भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है और अदर एलिमेंट्स भी है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। और लेकिन यहाँ पे हमारे बर्जीलियस ने कह दिया था कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वही होगा जो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सिर्फ उन्हीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। लेकिन हमारे फ्राइडरिच वॉलर जी ने इनको गलत साबित कर दिया। इन्होंने अपनी मतलब कि प्रयोगशाला में, मेरे को बोलना नहीं आया, लेबोरेटरी में उन्होंने गलत साबित कर दिया। क्यों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देकर यूरिया बना लिया। और भी ऐसे बहुत सारे जिन्होंने ऐसे करा था, जैसे कि अब मैं थोड़े से एग्जांपल ले लेता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में जब अच्छे से पढ़ते हैं। कोगले, ठीक है, जिन्होंने 1845 BC में एसिटिक एसिड बना लिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड बना लिया था। आपकी नॉलेज के लिए फिर मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। डबल बॉन्ड विद OH, ये हमारा एसिटिक एसिड है, जिसका कंडेंस्ड फॉर्म CH3, ये इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कंडेंस्ड नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमें जितनी रामायण पे लिए उतना ही ज्ञान रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ये निकाला था एसिटिक एसिड अनऑर्गेनिक कंपाउंड से। एक और आ गया हमारे बर्थेलॉट जी। कितने साइंटिस्ट थे, पता नहीं कितने, इतनी सारी चीज़ें खोज निकाली और हम अनजान बैठे थे। इन्होंने 1856 BC में एक और खोज निकाला, मीथेन, सबसे प्यारा और सबसे यूजुअल CH4, हमारा मीथेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना लिया इन्होंने। आप खुद ही सोचिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिया, क्या क्रिएटिविटी रही होगी इन्होंने। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ गलतियां भी बताएंगे हम कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती है हमसे कुछ बनाते वक्त, कोई सी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त। सबसे पहले आता है हमारा
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर और मोलिकुलर फॉर्मूला को बताना होता है। तो हम कंपाउंड्स होते हैं हमारे कार्बन से, जैसे कि CHCl3 में एक क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले लेता हूँ। CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। CHCl3। अब यहाँ पे Cl कितनी टाइम है, आप एक तरह से वो अज्यूम कर लीजिए। Cl हमारा कितनी टाइम है, 3 बार। हमारे कार्बन में मतलब कि जैसे कि एक कार्बन ले लिया तो यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। हमें एक तरह से अपने आप को अज्यूम करना है कि हमें 4 बॉन्ड भरने हैं, कैसे भी करके 4 बॉन्ड हमेशा हमें भरे हुए दिखाई देंगे। बाकी डबल ट्रिपल बॉन्ड आगे पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अभी नॉर्मल कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 बॉन्ड भरने भी है, कैसे करके। तो मतलब एक बॉन्ड तो हमारा H होगा, क्योंकि यहाँ पे H लिखा हुआ है। बाकी के 3 Cl दिख रहे हैं मेरे को, 3 Cl, तो एक Cl मैंने चिपका दिया यहाँ, एक Cl चिपका दिया यहाँ, और एक Cl चिपका दिया यहाँ। शायद क्लियर ना हो, मीथेन को भी मैं ले लेता हूँ दोबारा। CH4, ठीक है। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक C। तो मेरे को क्या कहा था मैंने कि 4 बॉन्ड पूरे के पूरे भरने हैं। सॉरी, मैं भूल गया था वीडियो सही से। 4 बॉन्ड भरने हैं, 1 2 3 4। H H H H, ये हमारा क्या है, क्यों करे मैंने H 4 बार H, क्योंकि हमारा H कितने टाइम है, 4 टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के लगा दिए। ऐसे आप, ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि हम प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने ही आएंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे ही नहीं। ये है हमारी दिक्कत। चलो और आगे चल सकते हैं। नॉर्मल कंजर्वेशन के लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हमारे टीचर भी कहते क्या होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को हम एक तरह से ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू दिस, लाइक दिस। जैसे कि अभी मैंने इस साइड लगाया, C के पास C पे लगा हुआ है, C के साथ OH के साथ एक लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड, बस एक लाइन खींचिए, एक डैश लगाए, सो उसको मैं क्या कहूँगा, सिंगल बॉन्ड। डबल डैश को कहूँगा मैं डबल बॉन्ड। ट्रिपल डैश को कहूँगा मैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहूँगा मैं, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, चलो अब कोई ट्रिपल बॉन्ड का बना सकते हैं तो हम बना लेते हैं। जैसे कि मैं ईथाइन ले लेता हूँ, ईथाइन। कुछ लोग सोच लेंगे क्या कहाँ से आ रहा है, और कुछ को तो पता होगा कि कहाँ से आ रहा है। इसकी सीरीज़ के बारे में भी मैं बताऊँगा कि वो कैसे बनाते हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में बताऊँगा, तब थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, ठीक है। सो ईथाइन कैसे बनाते हैं, C। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं हम। ट्रिपल मतलब 3 डैश लगा दे, बस बात ख़त्म। क्या कहा था मेरे को, 4 ही भरने हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 पहले से भर रखे हैं, ठीक है। तो मेरे को एक कार्बन से 4 बॉन्ड भरने हैं, सिर्फ 4, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यहाँ 3 भर रखे हैं, तो मतलब एक हाइड्रोजन अपनी मर्ज़ी से लगा लूँगा। यहाँ पर भी मैं एक हाइड्रोजन अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा। ये हमारा क्या हो गया है, ईथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ईथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो गया हमारी ट्रिपल बॉन्ड। बाकी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर दीजिएगा, और बाकी सब कुछ देखने के लिए धन्यवाद। बाय।